नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपके सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और जिसमें आपके पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है ये रहने वाले हैं। क्योंकि जो सीटेट जो एग्ज़ाम होता है वो पेडागोजी बेस ही होता है। ज़्यादातर जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो पेडागोजी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पर इसमें जो पेडागोजी अच्छी होगी तो आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर भी कर लोगे। तो थोड़े से जो है उसमें गद्यांश पद्यांश भी आते हैं और इसके साथ ही फिर जो इसमें जो पेडागोजी है वो भी आती है। तो पहले हम जो आपके यहाँ पर जो पेडागोजी जो है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको करेंगे और उसके बाद में फिर जो हम यहाँ पर आपका गद्यांश और पद्यांश जो भाग है जो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से, तो उनको फिर हम बाद में करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है सर्वग्रंथे चौमस्की महोदय प्रतिपादितम। अब ये अनुकरण आश्रित बाल भाषा उगस्ती वृत्ति निर्माणवत भाषा शिक्षणम बाला जन्मजात एवं सहजात भाषा अर्जन समर्थ्यम धारिति या फिर पुरस्कार दरण भ्याम बाल है भाषा अर्जनम करोति। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपके पहले जो एग्जाम हुए थे सीटेट वाले, तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें जो यहाँ पर सेंसर को माना गया ऑप्शन सी को बालह जन्मातेव सहजात भाषार्जन समर्थ्यम धारिति सब ग्रंथे चौमस्की महोदय प्रतिपादित बालह जन्मातेव सहजात भाषार्जनम समर्थ्यम धारिति। अर्थात अपन ग्रंथ में चौमस्की महोदय ने प्रतिपादित किया कि बालक जन्म से ही स्वभाव से भाषार्जन में समर्थ धारण करता है। और चौमस्की जो थे ये मानते हैं कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता वो जन्मजात ही होती है। तो भाषा जो होती है सभी की जो जैसे माहौल में रहता है, हिंदी भाषी है तो हिंदी सीखेगा और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी वाले माहौल में तो अंग्रेजी सीखेगा। तो भाषा क्या है वो जन्मजात होती है। नेक्स्ट आ जाता है वाइगोत्स्की महोदय से सहयोगात्मक शिक्षण पर विधि कम प्रति समकेंद्रितम। अब ये परस्पर प्रतिस्पर्धमाना विद्यार्थिनः सहयोग कुर्वाणः है विद्यार्थिनः कक्षा विद्यार्थिनः मौनम एव तिष्ठेयुः यस सहधार्य विद्यार्थी श्रवणम। अब ये मौन चुप रहने वाले ऐसी जा कभी सी आंसर आपके नहीं हो सकते। तो सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि के बारे में यहाँ पर संकेत किया गया था, तो जो कि ऑप्शन बी में है परस्पर सहयोग करवाना विद्यार्थिना है। हाँ, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में सहयोग के माध्यम से ही जो काम है उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं यहाँ पर वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की महोदय से सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि परस्पर सहयोग करवाना विद्यार्थिना प्रति संकेतितम। अर्थात वाइगोत्स्की महोदय सहयोगात्मक शिक्षण विधि का परस्पर सहयोग करते हैं, विद्यार्थियों के प्रति समकेंद्रित है। और जो वाइगोत्स्की उनके अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूपता तो हो सकती है किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है। तो उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है और उनका दृष्टिकोण जिन प्याजे के सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से भिन्न है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यह सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है एका प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषय किम समीचीनम। अब लेखनम ग्रहणशीलम आवर्तकम रैखिकम या कंठस्थ करणम कृते पुनरुत्पादम च भवति। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है हमारा आंसर, प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषय, तो यही है क्योंकि लेखन के बारे में पूछा गया था। तो लेखन आवर्तकम भवति, अर्थात एक प्रक्रिया के रूप में लेखन का विषय लेखन को आवर्तक उचित है। लेखन शिक्षण कब से प्रारंभ किया जाए शिक्षा शास्त्र में मतैक्य नहीं है, पर शिक्षा शास्त्री जो थे प्रोवेल, इन्होंने पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की क्रिया को बाद में रखने का सुझाव दिया था। ऐसे होता है पढ़ना लिखना, सबसे पहले पढ़ना फिर लिखना। वहीं दूसरी तरफ श्रीमती जो मारिया मोंटेसरी थी, मोंटेसरी विधि थी इनकी, तो इन्होंने लिखने सीखने से पहले तत्पश्चात पढ़ना इस मत का समर्थन किया है, लिखना सीखने से पहले।
और उसके बाद पढ़ना। तो इन दोनों मतों से भिन्न एक तीसरा मत भी है, इसे दोनों मतों का समन्वय कह सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना जो है यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कक्षायाम मुद्रित समृद्ध प्रवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीनम। तो असमीचीनम साधु सम्यक नास्ति, तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो कौन से वाला सही है इसमें। सार्थकम प्रमोदपूर्णरीत्या भाषा शिक्षणाय बालकान् सायं करोति, मुद्रित सामग्रे बहुविध रूपै विद्यार्थिनं परिचयः भवति, पाठ कौशल विकासार्थं सायं करोति, या स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदा कृति निर्मातुम छात्रान् प्रोत्साहनं करोति। तो यहाँ पर मुद्रित समृद्ध प्रवेश के विषय में जो सही था ऑप्शन डी वाला है, स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदा कृति निर्मातुम छात्रान् प्रोत्साहनं करोति, मतलब स्वच्छंद क्रीड़ा के रूप से मिट्टी की आकृति का निर्माण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि यहाँ पर असमीचीन पूछा गया था, मतलब जो सही नहीं था गलत है, तो यही है, बाकी और तो ठीक है। सार्थक प्रमोदपूर्ण रीत्या भाषा शिक्षण बालकान् सायं करोति, मुद्रित सामग्री विविध रूपै विद्यार्थिनां परिचयः भवति, और पाठ कौशल विकासार्थम सायं करोति। तो यही वाला जो है इसमें गलत था, क्योंकि असमीचीन जो है इसमें पूछा गया था। इसके बाद है भाषा शिक्षणे अवबोधस्य निविष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम। भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टि इति अवधारणा लेव वाइगोत्स्की, स्टीफन फ्रेसन, जोम चॉम्स्की या वॉटसन। तो भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टि इति अवधारणा, तो इसका संबंध जो है स्टीफन क्रेसन से था। तो भाषा शिक्षण में अवबोध्य निविष्ट इस अवधारणा का प्रतिपादन किनका है, स्टीफन क्रेसन का। स्टीफन क्रेसन एक भाषाविद, शिक्षाविद, अनुसंधानदाता और राजनीतिक विचारक है। इन्होंने अपना मुख्य शोध कार्य भाषा अधिगम के क्षेत्र में किया, और भाषा अधिगम के प्रति इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसे भाषा अर्जन सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार भाषा अर्जन के लिए व्यापक व्याकरणिक नियमों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही परिश्रम वाले अभ्यास की। जिस किसी भी भाषा को सीखना होता है उस भाषा में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने की आवश्यकता होती है, और यह सब स्वाभाविक स्थिति में संचार पर निर्भर होना चाहिए। क्रेसन का भाषा अर्जन सिद्धांत 5 केंद्रीय प्रकल्पनाओं पर आधारित है। तो कौन कौन सी है, भाषा अर्जन अधिगम प्रकल्पना, भाषा प्राकृतिक क्रम, निरीक्षण प्रकल्पना, निवेश, और भाषा भावनात्मक निष्पादन प्रकल्पना। तो इस प्रकार से जो है क्रेसमर का भाषा अर्जन सिद्धांत ये 5 केंद्रीय प्रकल्पनाओं पर आधारित था। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन अध्यापने सकला भाषास्ति विधि, टेक्निक, उपागम या प्रविधि। तो आपकी बार अगर किसी ने स्टेट का एग्जाम दिया था तो उसमें भी जा कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के दे दिए गए थे। वैसे तो आती नहीं है, लेकिन अब की बार जा दे दी गई थी। तो भाषा अध्ययन अध्यापने सकला भाषास्ति, तो कैसी है, और यहाँ पर जो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन सी को माना गया है, उपागम अस्ति, अर्थात भाषा अध्ययन और अध्यापन संपूर्ण भाषा का उपागम है। किसी भी भाषा शिक्षण उपागम को समझना एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है कि भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। जैसे किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए एक पाठ योजना बनाते हैं, और इस पाठ योजना में हम बच्चों को पाठ समझाने के दृष्टिकोण से अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पाठ योजना एक उपागम है, एवं जिन तरीकों से हम शिक्षण करवाते हैं वह शिक्षण विधियाँ हैं। भाषा तत्वों, ध्वनि, शब्द और वाक्य के क्रियात्मक व प्रयोगात्मक शिक्षण के 2 प्रमुख उपागम हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठस्य पठन विषय द्रुत पठनम अस्ति। अब द्रुत पठनम ये पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहण, पठने रुचि जननम, विशेष सूचना ग्रहणम या पाठस्य विस्तृण अवबोधनम। क्या होता है द्रुत गति से पढ़ना? तो
इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 में है, मतलब सामान्य अवधारणा के साथ ग्रहण करना। तो पाठ पढ़ने के विषय में तीव्र गति, द्रुत मतलब उसे कह देते हैं तेज पढ़ना। तो पाठ पढ़ने के विषय में तीव्र गति से पढ़ना पाठ के सामान्य अवधारणा को ग्रहण करता है। इसके बाद छात्रान प्रति उच्च सवरेन पठनम साहाय्यम करोति। छात्रेभ्यः शब्दकोश निर्माणार्थम उच्चारण प्रगति कक्षां शवधिकरणं प्रदर्शनाय पाठ्यवस्तुना अवबोधनार्थम कक्षां शांतिम स्थापितुम। तो छात्रान प्रति उच्च सवरेन पठनम साहाय्यम करोति, किसमें सहायता करता है? तो जो कि ऑप्शन 1 में है, छात्रेभ्यः शब्दकोश निर्माणार्थम उच्चारण प्रगति, मतलब जो छात्र जो है वो छात्रों के द्वारा शब्दकोश का निर्माण करना और उच्चारण के लिए उस स्वर के द्वारा पढ़ने में सहायता करता है। इसके बाद जिन प्याजे महोदय भाषा विकास सिद्धांतेन अनुसारम भाषा शिक्षते आत्मसात्करण अनुकूल करणात् च सामाजिक अंत्यक्रिया च त्रुटिपूर्वकम प्रयास करणात्, मतलब ट्रायल एंड एरर, और बाल मस्ती के निहित सार्वभौमिक व्याकरणात्। तो भाषा व्याकरण सिद्धांत के अनुसार भाषा के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? तो यही था ऑप्शन 1 वाला, आत्मसात्करण और अनुकूलन करणात्। तो जिन प्याजे महोदय भाषा विकास सिद्धांत अनुसार क्या था इनका कहना कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। हमारे लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया है और यह संप्रत्य निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता रहता है। तो जिन प्याजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित जो पद है उन पर विशेष बल दिया था। तो कौन कौन से पर बल दिया था यहाँ पर? अनुकूलन, साम्य धारणा, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया, स्कीम्स, स्कीमा, विकेंद्रीकरण। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के मुख्य रूप से 4 काल में बांटा था। अब ये 4 अवस्थाएं मानी थी नौजिन प्याजे ने विकास की। सबसे पहले इंद्रिय जनित गामक अवस्था कह सकते हैं या फिर सुमेधीय अवस्था। उसके बाद फिर प्राक क्रियात्मक अवस्था आती है, ये जो अवस्था थी 0 से 2 वाली, प्राक ये 2 से 7 साल वाली। उसके बाद मूर्त आती है अवस्था 7 से 11 की, और इसके बाद अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आती है 11 से आगे की। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 जो अवस्थाएं हैं ये विकास की मानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा, और ये जो क्वेश्चन है आपका जो पेडागोजी वाला जो भाग है बाल विकास में शिक्षा शास्त्र वाला, जो कि 30 नंबर का आता है सबसे पहला भाग, तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेडागोजी जो है वही रहती है। इसके बाद है भाषा कक्षायाम शिक्षका गृह भाषात विद्यालय प्रयुक्त भाषायाम संकल्पनानां कौशलानां च रूपांतरः विद्यार्थिभ्यः सुकरं करोति तानोत्साह च प्रददाति अयं पद्धतिः। विद्यार्थी शुभ भ्रम जन्यति, भ्रम को उत्पन्न करेगी, शिक्षण को बढ़ाएगी, लक्षण भाषा शिक्षण व्यवधान करोगी, मतलब ध्यान भटकाना, लक्ष्य भाषा में नैपुण्य विकास हस्तक्षेपम करोती। तो ऐसे कभी भी सेंसर नहीं हो सकते, किसी को भ्रम में डालना, ध्यान भटकाना या हस्तक्षेप करना। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी वाला है, ज्ञान को बढ़ाना, भाषा शिक्षणम संवर्धयति। तो भाषा कक्षा में शिक्षक मातृभाषा का विद्यालय में प्रयुक्त भाषा संकल्पना में कौशल का रूपांतरण विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरह से करता है और उनके उत्साह को अच्छी तरह से भाषा शिक्षण को भी बढ़ाता है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके ऊपर संकेंद्रित थी? 3 आर फॉर्मूला, 3 आर्स, आधारभूत साक्षर अंक ज्ञानम, केवल अंकिक अवधारणा, गणितीय अवधारणा। तो किसके ऊपर था? अब ये ऐसे केवल वाले या कभी सेंसर नहीं हो सकते, अगर नहीं में है तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सही आंसर। तो कौन सा था यहाँ पर? ये वाला, आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञानम च। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020 वाली,
भारत की शिक्षा नीति है नई वाली जो अब आई है 1986 या उसके स्थान पर, तो जिसे भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया और 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये जो आपके लिए वैसे भी जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, तो कौन से के स्थान पर आई थी? 1986 जो नीति थी उसके स्थान पर। और जो अंतरिक्ष विज्ञान का कस्तूरीरंगन इनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। स्कूलों में जो +2 फॉर्मेट है उसके स्थान पर 5-3-3-4 फॉर्मेट की शामिल इसमें किया जाएगा। तो ये फार्मूला भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन जो प्रबंधन मंत्रालय है इनका नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो कौन सा मानव संसाधन जो प्रबंधन मंत्रालय था इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना भी की गई है। इसके बाद शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथा वचन विषय किम समीचीनम कथाया नैतिक पाठम कंठस्थ करने सायं करोति। शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथा वचन कथाया नैतिक पाठम कंठस्थ करण रूप सायं करोति। अस्माकं देशस्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताम् अन्वेष्टुं सायं करोति। सर्वतरस्य पाठ्यक्रमे कथानां संयोजने सायं करोति। कल्पना शक्ति सृजन शक्ति च संवर्धनम करोति। तो कौन से वाला जो यहाँ पर सही था इसमें शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। कौन सा? ये वाला कथायः नैतिक पाठम कंठस्थ करने सायं करोति। मतलब शिक्षा शास्त्रीय उपकरण में कथा वाचन विषय के लिए कथा का नैतिक विषय में सहायक होती है। पाठक को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। इसके बाद है भाषा शिक्षा क्रीडक आधारित शिक्षा शास्त्रस्य संयोजनम केन संभवति। क्रीडकं प्रयुज्य न क्रीडा कक्षाएकस्मिन् प्रान्तरे क्रीडक प्रकोष्ठ स्थापना नैतिक मूल्यवान शिक्षणाय क्रीडका नाम प्रयोग है या प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम। तो क्रीड़ा आधारित शिक्षा शास्त्र से संयोजनम, तो यही है ऑप्शन डी वाला प्रिय क्रीडका नाम रेखांकनम। मतलब भाषा शिक्षा में क्रीड़ा आधारित शिक्षा शास्त्र को संयोजित अर्थात सम्मिलित करना, अच्छे खेल को रेखांकित करना संभव होता है। इसके बाद है अधोलिखित विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्तम मूल्यांकन गतिविधि अभिनय क्रीड़ा चरित्र अभिनय आपण दृश्य वर्णम प्रातः सभ्याम वृत्ति पत्र पठनम शिक्षकेन कथिताया कथाया पुनः पठनम। तो श्रवण कौशल मूल्यांकन गतिविधि के बारे में कौन सा था? तो यही था ऑप्शन डी वाला शिक्षकेन कथिताया कथाया पुनः पठनम। मतलब श्रवण अथा सुनना कौशल टिप्पणी का मूल्यांकन परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा। अनुच्छेद तथ्यात्मक या सुझात्मक हो सकता है। अध्यापक को सुनते सुनते परीक्षार्थी अलग कागज पर दिए श्रवण बोध के अभ्यास को हल कर सकेंगे। मूल्यांकन क्या होती है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। तो विद्यार्थी के भाषाई कौशल के प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का जो श्रवण कौशल मूल्यांकन जो था इसके बारे में था ऑप्शन डी वाला। इसके बाद भाषा कार्य शिक्षका मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोग है करोति। मेनू कार्ड
प्रौद्योगिकी प्रयोगाय एतत्तु प्रासंगिक सामग्री, भाषा शिक्षणे प्रमाणिक सामग्री, खादितुं विद्यार्थिषु जिह्वा औल्यं जनिष्यति, भाषा कक्षां सामग्रीरूपेण प्रयोज्यम्। तो मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोगः करोति। तो क्या है ऑप्शन बी वाला, भाषा शिक्षणे प्रमाणिक सामग्री रूपेण। तो भाषा कार्य में शिक्षक मेनू कार्ड मतलब व्यंजन सूची का प्रयोग करता है। तो यह व्यंजन सूची भाषण शिक्षण की प्रमाणिक सामग्री है। इसके बाद निम्नलिखितेषु कथमं कथनम क्रेसन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पना व्याख्याति। भाषाया अव्यवः अनुमेय क्रमेण अधिगृह्यन्ते। अध्यापकै स्वाभाविक मौखिक भाषाय प्रयोगम कर्तव्य है। पाठ्य सामग्री प्रमाणिक भवितव्य। अध्यापनम प्रत्येकम छात्रस्य अधिगम प्रक्रिया अनुसारम भवितव्यम। तो कौन से वाला ठीक था यहाँ पर? क्रेसमन महोदय के अनुसार प्राकृतिक कर्म परिकल्पना की व्याख्या। तो इनके अनुसार जो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन जो ए है, तो इसको क्या है यहाँ पर सही इसमें माना गया है। अब ए को अगर हम देखें तो क्या है इसमें, भाषा अवयव अनुक्रमेण क्रमेण अधिग्रहणते। तो निम्नलिखितेषु कथमं कथनम क्रेसन महोदयस्य प्राकृतिक कर्म परिकल्पना व्याख्याति। तो भाषा अवयव अनुमेय क्रमेण अधिगृह्यन्ते, मतलब जो क्रेसमन महोदय है ये प्राकृतिक क्रम परिकल्पना की व्याख्या करते हैं। तो इनमें भाषा के अवयव अन्य क्रम से ग्रहण किए जाते हैं और यह कथन क्रेसमन महोदय के प्राकृतिक क्रम परिकल्पना की व्याख्या करता है। किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। इसके बाद भाषा शिक्षण समग्र प्रदर्शनार्थम प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति। अब ये उपागम विधि शिक्षा शास्त्रीय प्रविधि है। तो कौन से वाला सही है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो भाषा शिक्षण सामग्री प्रदर्शनार्थम, ऑप्शन बी वाला विधि मतलब मेथड। तो भाषा शिक्षण समग्र प्रदर्शन के लिए प्रक्रियाबद्ध योजना विधि है और संस्कृत शिक्षण में विभिन्न विधियों का का शिक्षण अलग अलग विधियों व प्रविधियों से किया जाता है, जिनका उल्लेख प्रत्येक विधा से संबंधित पाठ में अलग अलग किया गया है। तो संस्कृत शिक्षण में विधियों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें प्राचीन, नवीन और नवीनतम उपागम। तो भाषा शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन प्रक्रियाबद्ध योजना में है, विधि में। नेक्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते। प्राचीन विधि, प्राचीन दृष्टिकोणम, रचनात्मक विधि, समीक्षात्मक शिक्षा शास्त्र विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि कहा गया है, तो जो कि ऑप्शन 1 में है प्राचीन विधि को, क्लासिकल मेथड व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि को प्राचीन विधि कहते हैं। संस्कृत शिक्षण की वे विधियां जो वैदिक काल में प्रयोग में लाई जाती थी और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के बाद जो विधि सबसे पहले संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त की गई, उन्हें प्राचीन विधि के अंतर्गत रखा गया। तो प्राचीन विधियां कौन सी है? पाठशाला विधि, वाद विवाद विधि, सूत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि। और ये वाला क्वेश्चन स्टेट का जो आपका एग्जाम हुआ है, अगर किसी ने दिया है अब 2026 वाला, तो उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था, पाठशाला विधि उसमें ऑप्शन में था। तो व्याकरण की ये पाठशाला विधि, वाद विवाद विधि, सूत्र विधि और प्रश्नोत्तर विधि है। तो ये सारी कौन सी हैं? प्राचीन विधियां। इसके बाद कस्मिन् विधौ मातृभाषाया कस्यचिदपि प्रयोग न भवति। कस्मिन् विधौ मातृभाषाया कस्यचिदपि प्रयोग न भवति। प्रत्यक्ष विधौ, संकल्प विधौ, क्रियाशील शिक्षण विधौ, अनुवाद विधौ। तो कस्मिन् विधौ मातृभाषा कस्यचिदपि प्रयोग न भवति, प्रत्यक्ष विधौ। तो ये क्वेश्चन भी अभी आपके स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था,
तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से आए हुए पैडागोजी में से। तो प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा यह कश्चित अपि प्रयोग न भवति, मतलब प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का कोई भी प्रयोग नहीं होता। सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ था। प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड, सुगम पद्धति अथवा निर्बाध विधि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इस विधि से भाषा विशेष को पढ़ाया जाता है और उस समय उसी भाषा को माध्यम रखा जाता है, जैसे संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से। तो इस विधि में मुख्य 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। किसी भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, मुख्य कार्य को प्रधानता दी जाती है, वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जो था मातृभाषा कश्चित अपि प्रयोग न भवति, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड, सुगम पद्धति, निर्बाध विधि कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद है क्रम वीक्षणस्य, मतलब स्कैनिंग। यह उदाहरण है। पुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये मुख्य विचारस्य अन्वेषणं, कस्यापि चलचित्रस्य सारलेखनं, कस्यापि वैज्ञानिक लेखस्य सारलेखनं, स्वकीय चलभाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चलभाषा अवलोकनम। तो क्या है यहाँ पर क्रम वीक्षण उदाहरण? तो यही है, स्वकीय चलभाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चलभाषा अवलोकनम, मतलब अपनी चल भाषा में किसी भी घनिष्ठ मित्र के चल भाषा का अवलोकन करना क्रम वीक्षण का उदाहरण है। अब स्कीमिंग और स्कैनिंग तेज गति से पढ़ने की तकनीक है, जो पढ़ने की रणनीति का एक हिस्सा होती है। इसके बाद है प्रत्येकम भाषाया शब्द श्रवणम शब्दावल्यां वृद्धिं करोति, सिद्धान्तोऽयं कथ्यते, यान शब्दान् छात्राः सर्वाधिक शृण्वन्ति तान्ते शिक्षन्ते, छात्राः स्वरुचि अनुरूपं शिक्षन्ते, परस्परं संपर्कात्मक गतिविधिभिः बालकाः निष्क्रिय गतिविधिना तुलनायाम् अधिकं शिक्षन्ते, सार्थक संदर्भेषु बालकाः सर्वाधिकं शिक्षन्ते। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? प्रत्येक भाषा सब श्रवणम शब्दावल्यां वृद्धिं करोति। तो यही है, यान शब्दान् छात्राः सर्वाधिक शृण्वन्ति तान्ते शिक्षन्ते, मतलब प्रत्येक भाषा में शब्द श्रवण से शब्दावली की वृद्धि होती है। और ये सिद्धांत कहता है कि जिन शब्दों को छात्र सबसे अधिक सुनता है उनके द्वारा शिक्षित होता है। तो यही करेगा वृद्धि। तो इसके बाद कीदृश उपागमे सावधानतया चेतानाम च वर्गीकृतानां विषयाणां सम्यक् उपयोग करोति। योग्यताश्रित उपागम, निर्माणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम है या संप्रेषणात्मक उपागम है। तो कीदृश उपागम है सावधानतया चितानाम च वर्गीकृतानां विषयाणां सम्यक् उपयोगम करोति। तो यह संरचनात्मक उपागम है। तो संरचनात्मक उपागम सावधानी से चिंता का और वर्गीकृत विषयों का अच्छा उपयोग करता है। संरचनात्मक उपागम प्रक्रियात्मक उपागम इकाई का विश्लेषण करने की व्यापत्ति है, जिसमें यह देखने का प्रयास किया जाता है कि इस इकाई के विभिन्न अंग या भाग कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार से व्यवस्थित हैं तथा प्रत्येक अंग संपूर्ण इकाई की निरंतरता एवं अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या भूमिका निभा रहा है। तो इसी कारण से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मूल्यांकन पद्धतियां सत्यम शुद्धिस्तरम च ज्ञातुम अयं मापदण्डस्ति यत् यदा ते एव जन विशेषः समूह विशेषः वा मूल्यांकन पद्धत्या पुनः पुनः प्रयोगं कृत्वा समानम एव परिमाणान् प्राप्नुयुः एवं स्थिति का कथ्यते। तो इसे विश्वसनीयता, भिन्नता, वैधता या शुद्धता क्या कहा जाएगा? मूल्यांकन पद्धत्या सत्यम शुद्धिस्तरम च ज्ञातुम, तो इसको कहा गया है विश्वसनीयता। मूल्यांकन पद्धति सत्यम शुद्धिस्तरम च ज्ञातुम मापदण्डः अस्ति यत् यदा ते एव जन विशेषः
समूह विशेषा वा मूल्यांकन पत्या पुनः पुनः प्रयोगम कृत्वा समानमेव परिमाणान प्राप्नुः। तो विश्वसनीयता इसको कहा गया है। तो मूल्यांकन पद्धति की निरंतरता और शुद्ध स्तर को जानने के लिए ये एक मापदंड है कि जब वे व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष पर मूल्यांकन पद्धति का पुनः पुनः प्रयोग करके समान परिणामों को प्राप्त करते हैं तो इस स्थिति को विश्वसनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति यत् सूक्ष्म अध्यापनस्य पश्चात् कार्यते यत् परीक्षायां उच्चाङ्कानां प्राप्त्यनन्तरं कार्यते यत् प्रतियोगितायाः परीक्षायाः पश्चात् कार्यते यत् निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात् कार्यते। तो क्या है उपचारात्मक अध्यापन? उपचार क्या होता है? उपचार से पहले होता है निदान, मतलब किसी का कोई दिक्कत है, चोट लगी है, बीमारी है, तो सबसे पहले तो खोज की जाती है कि इसका किस कारण से हुई, और जब पता लग जाता है उसके बाद फिर दवाई दी जाती है, उपचार किया जाता है। तो इससे पहले क्या होगा? निदान। तो निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात् कार्यते। तो जो निदानात्मक परीक्षा के बाद का कार्य होता है वो होता है उपचार। बीमारी से पहले तो उसकी खोज ही की जाती है, डॉक्टर पता लगाते हैं कि ये किस कारण से हुआ, टेस्ट वगैरह करते हैं, तब जब पता लग जाता है किसी बीमारी का उसके बाद फिर उसकी दवाई देते हैं, उपचार करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षणों से किसी क्षेत्र विशेष के स्तर का ज्ञान न कराकर उस समस्या का पता लगाया जाता है जहाँ पर विषय समझने में छात्र को कठिनाई होती है। छात्र द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारणार्थ समुचित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाने ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। शैक्षणिक निदान ही उपचारात्मक शिक्षण की आधार भूमि प्रस्तुत करता है। इसके बाद क्वेश्चन है काचित अध्यापिका कक्षां पंचनाम समूहेषु विभाजति सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य काञ्चित् अंशान् ददाति सा टिप्पणी निर्माणं कर्तुं तेषां सारं च अपि निर्मातुं कथ्यते सा किं प्रोत्साहितुं प्रयतते। मतलब जो समूह में बांट रही है तो इससे क्या पता लग रहा है? आधारभूता परस्परम संप्रेषणात्मक योग्यता, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, संभाषणात्मक क्षमता या सामूहिक विवेचन। तो अगर कोई अध्यापिका कक्षा पंचनाम में विभाजती और कस्यापि प्रतिवेदन से कांचित अंशान् ददाति सा टिप्पणी निर्मातुं कर्तुं तेषां सारं चापि निर्मातुं कथ्यते। तो जो कि ऑप्शन बी में है संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता। मतलब जो है यहाँ पर अगर कोई जो अध्यापिका है 5वीं कक्षा के समूह को विभाजित करती है तो वह किसी प्रतिवेदन का देती है तो वह टिप्पणी निर्माण करने के लिए और उसका सार लिखने के लिए कहती है। तो ये संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न करती है। यहाँ पर संज्ञान शब्द का मतलब होता है जानना या फिर समझना। तो बहुत सारे तो यही उड़ जाते हैं कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक के मानसिक क्षमता का विकास जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है त्रुटि है कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुविशेषं च सन्ति छात्राणाम अध्यापकानाम। किन के लिए है? त्रुटियां कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशं च सन्ति। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो दोनों ही हैं, मतलब उभय है, छात्र और अध्यापक। त्रुटियां छात्रों के और अध्यापकों के करने पर शिक्षण क्षेत्र अन्वेषण है, मतलब दोनों के लिए है। इसके बाद है गति बोधक गतिविधि केन संबद्धा सन्ति। मौखिक, शारीरिक संचालन, श्रवण या सतर्कता। तो गति बोधक गतिविधियां केन संबद्धा सन्ति।
जो कि ऑप्शन बी में है, शारीरिक संचालन गतिविधि। मतलब शारीरिक गतिविधियां शारीरिक प्रशिक्षण कहलाती हैं और शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग और उद्यम का क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक रूप से संपूर्ण नागरिकों इस प्रकार की क्रियाओं का विकास करना, जिसका चयन उनके उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया गया हो। तो गति बोधक विधियों का जो संबंध था, ये शारीरिक संचालन गतिविधियों से माना गया है। इसके बाद है कश्चित् चतुर्थ कक्षाया छात्रा स्वमातुं सहायतां पाठं पठितुं तदाधारितं कार्यं च कर्तुं समर्थास्ति। वाइगोत्स्की महोदय सिद्धांतानुसार माता किम कार्यं करोति। अगर कोई बच्चा अपनी माता की सहायता से काम करता है तो ये सोपानीकरण, शिक्षण, उप शिक्षण या प्रशिक्षण है। तो क्या कहेंगे इसे को हम? तो इसका हम कहेंगे स्काईफोल्डिंग। स्काईफोल्डिंग होता है सोपानीकरण। तो अगर कोई चौथी कक्षा का छात्र अपनी माता की सहायता से पाठ पढ़ने के लिए उस पर आधारित कार्य को करने के लिए समर्थ हो पाता है, तो लेव वाइगोत्स्की जो महोदय थे उनके सिद्धांत के अनुसार माता सोपानीकरण का कार्य करती है। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है सिद्धांत किस मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत है। इसके बाद है केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक वर्धितुं शक्यते। तो किससे बढ़ सकती है? यहाँ पर नियमित श्रुत लेखन अभ्यास से, कार्य आधारित गतिविधि में भाग लेने से, शब्दावली के बढ़ाने से या व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने से। तो केन साधनेन छात्र भाषा क्षमता सम्यक वर्धितुं शक्यते। तो कार्य आधारित गतिविधिषु भागग्रहणेन। तो कार्य को धारण करने की गतिविधि में भाग ग्रहण करने की साधन के द्वारा छात्र की भाषा क्षमता की सम्यक वृद्धि हो सकती है। इसके बाद शरीर भाषा संकेतः सत्तम दृष्टिपातः इत्येतानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि सन्ति। संकेतानां मौन संप्रेषणस्य मौखिक या कंप्यूटर माध्यमेन संप्रेषणस्य। तो शरीर भाषा, संकेत, सत्तम दृष्टिपात, ये जो है किसके उदाहरण हैं? तो ये वाले जो यहाँ पर इसमें उदाहरण अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा था यहाँ पर बी वाला इसमें? तो ये वाला मौन संप्रेषणस्य। तो शरीर भाषा संकेतः सत्तम दृष्टिपात इत्येतानि उदाहरणानि सन्ति मौन संप्रेषणस्य। तो इसको भी जा देख लेते हैं। अब शरीर भाषा, संकेत, सत्तम दृष्टिपात, मौन संप्रेषण के उदाहरण हैं। तो ये उपयुक्त उदाहरण मौन संप्रेषण के हैं। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो मौन वाचन में नेत्र, मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। इसके बाद है निम्नलिखितेषु किम सामाजिक भाषा कहते थे। कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूह भाषा विशेषता, कस्यापि राज्यस्य, देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा, भाषा क्षेत्रस्य अंतर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता या कस्यापि क्षेत्रस्य लिखिता भाषा साहित्यम च। तो निम्नलिखितेषु किम सामाजिक भाषा कथ्यते, जो कि ऑप्शन 1 में है कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषा विशेषता। मतलब किसी समुदाय अथवा जनसमूह की भाषा की विशेषता सामाजिक उपभाषा कहलाती है। उपभाषा अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त में आती है तथा उसमें साहित्य रचना भी की जाती है। उपभाषा क्षेत्र में एकाधिक बोलियां हो सकती है। इसके बाद है भाषा। एक का स्वभाव की भाषा यस्य व्याकरणम अस्ति, स्वभाव की नास्ति, स्वभाव की भाषा यस्य व्याकरणम नास्ति, वधे समुदाय से कृते संकेत समूह। तो क्या है भाषा? तो भाषा एक स्वभाव की भाषा यस्य व्याकरणम अस्ति। मतलब भाषा एक स्वाभाविक भाषा है जो व्याकरण है। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता।
तो इसलिए भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है और वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, व्याकरण गठन, वाक्य गठन अथवा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। इसके बाद है ये बहुभाषा जानन्ति कथ्यन्ते, बहुभाषाविद, बहुवक्तारः, बहुभाषा विज्ञानिनः, एक भाषाविद है। तो ये बहुभाषा जानन्ति, उनको क्या कहा जाता है? बहुभाषाविद, मतलब एक से ज्यादा भाषाएं जो जानते हो, बहुभाषाविद कहेंगे जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषा की तुलना में बहुत अधिक है। ब्लूमफील्ड के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। इसके बाद कश्चित् छात्र हैं विद्यालय शिक्षा स्वमातृभाषायां प्रारभ्यते तत्पश्चात उच्च विद्यालय शिक्षाया समाप्ति पर्यन्तं च अनेका भाषा जानन्ति। भाषा शिक्षण से impatti का कथ्यते। सर्वप्रथम मातृभाषा, त्रिभाषा, बहुभाषा या नवीन शिक्षा नीति। तो कश्चित् छात्र विद्यालय शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभ्यते तत्पश्चात उच्च विद्यालय शिक्षा समाप्ति पर्यन्तं च अनेका भाषा जानन्ति। भाषा शिक्षण से impatti का कथ्यते। तो इसको क्या कहा गया है? तो इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी रहेगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, मतलब भाषा शिक्षण जो पद्धति है मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता है। तो इस प्रकार से जो हमारे की क्लास जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं पूर्व वर्ष में जो आपके आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पैडागोजी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपकी पूछी भी जाती है। तो इसी ये जो आपकी पक्की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का भाग जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।